What's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. कैसे हो सभी के सभी बच्चे? I hope आप और आपके परिवार में सभी सुखी होंगे. ओके? सो अभी जो है हमारा पार्ट 2 होने वाला है चुनाव और प्रतिनिधि को लेकर के. हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे मुझसे नोट्स मांगते रहते हैं. मैं एक चीज जरा अभी क्लियर कर दूं. देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर्सनली करेंगे, मतलब मैंने नंबर तो इसीलिए दिया था शुरुआत में, मुझे लगा नहीं था इतना वो हो पाएगा. बट अभी क्या हो रहा है, मैं वाकई में थोड़ा बिजी चलता हूँ अभी. आप लोग मुझे पर्सनली जो है मैसेज कर देते हो कभी कभी. प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट प्लीज आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए. मैंने वहां पर जो है ना गूगल ड्राइव के अंदर लिंक बना रखा है. उसके अंदर सारे के सारे नोट्स 11th एंड 12th क्लास के दोनों नोट्स मैंने वहां पर अपलोड कर रखे हैं. और हाँ, ये जो पीपीटी वाले नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं उसको जो है टाइम टू टाइम जैसे जैसे पीपीटी बनती जाती है मैं वैसे वैसे चैनल उस टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ. आप कई बच्चे ये जरूर पूछ रहे थे मुझसे कि सर आपका टेलीग्राम पे नाम क्या है. बच्चों, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखिएगा, वहां पर आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे रखा है. ठीक है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा. और इनफैक्ट मैं डेली जो है वहां पर नए नए जो क्वेश्चंस होते हैं ना क्यूज टाइप के, वो डालते रहता हूँ सो डैट आपकी प्रैक्टिस भी जो है होती रहे. कुछ 11th वालों के लिए होते हैं तो कुछ 12th वालों के लिए होते हैं. हाँ प्लीज, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज सपोर्ट भी थोड़ा कीजिए. हाँ, अच्छा नहीं लगता है जब कम व्यूज आते हैं, समझ रहे हैं आप. छोड़िए, चलिए कोई नहीं. अभी हम आपका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो पेन कॉपी जितना कुछ ले सकते हैं आप सही से ले लीजिए. एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर आप. ओके, इस वीडियो के अंदर बेसिकली देखिए, लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर तो हमने ये वाला टॉपिक पूरा कवर किया था, राइट. इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाला टॉपिक जो अच्छे से कवर कराऊंगा, इतने अच्छे से कि इनफैक्ट आपको जो ट्यूशन क्लासेस मिलती है ना, कोचिंग से होती है, वहां पर भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे सारी चीजें. और डिटेल में जाने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को मैं बोर फील कराने वाला हूँ, नहीं. जितनी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपको नॉलेज होनी चाहिए उतनी ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सही ढंग से. ठीक है. और हाँ, ये मत सोच रहे कि मैं कम बताऊंगा, नहीं जी नहीं. आपकी बुक सपोर्टिंग मटेरियल कहीं भी उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, यहीं पर आपको सारी चीजें बताऊंगा. तो इस वाली वीडियो के अंदर फिलहाल इस वाला पार्ट जो हम कवर अप करने वाले हैं. ओके, तो चलिए हम देखते हैं अपना वीडियो. ओके, चलिए आ गए हम अपनी स्लाइड्स को. देखिए, देखिए, हाँ मैंने आपको याद है जब फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उस पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए एक पूरे से एक बहुत बड़ी भीड़ के अंदर, मतलब पूरे देश के अंदर में से कैसे हमें ये डिसाइड करना है कि कौन हमारा सीएम बनेगा या कौन हमारा पीएम बनेगा. तो ये चीज जो डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड होता है, चुनावों के माध्यम से. ठीक है, और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से हमको चूज करना है. लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको हम किस तरीके से चुनाव के तरीके से मतलब चूज करेंगे, चुनाव कराने का क्या तरीका होने वाला है, इसी के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है. तो यहाँ पर बेसिकली भारत के अंदर दो प्रकार के चुनाव व्यवस्थाओं के बारे में ज्यादातर जो है चर्चा रहती है. और उन्हीं दो प्रकार की विशेषताओं के, उन्हीं दो प्रकार के चुनावी तरीके के बारे में आपकी बुक के अंदर हर जगह यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है. विश्व लेवल पे मत जाइएगा, मैं अभी आपको सिर्फ भारत के लेवल वाली चीजें बता रहा हूँ. ठीक है, कहीं आप विश्व लेवल पहुंच जाए बोल दो कि ऐसे ऐसे चुनाव तरीके भी होते हैं, नहीं जी नहीं. मैं सिर्फ भारत वाले की बात कर रहा हूँ. ठीक है, बुक के अंदर भी आपका इतना ही है तो इनफ नॉलेज है आप लोगों के लिए अभी 11th क्लास तक के लिए. तो ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो वहां पर कुछ आपको अलग से पता चल जाएगा. ओके, देखिए, दो तरीके हैं भारत के अंदर चुनाव कराने के. सबसे पहला जो फेमस तरीका है वो ये वाला है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली. इसी के कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे कि ये जो सबसे आगे वही जीते. इसका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम. और इसी को हिंदी में भी जो है ये लोग लिख देते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम. ठीक है, यहीं पर लिख देंगे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम करके. ओके, और बोलेंगे कि इन्हीं में के इन्हीं इन्हीं वर्ड्स को देकर के, इन्हीं सेंटेंस को देकर के बोलेंगे कि इसकी विशेषताएं बताइए या इनके ऊपर जो है टिप्पणी कीजिए. ये क्या आप जानते हैं इस चीज के बारे में. ऐसे ऐसे आपसे 2 नंबर में या 1 नंबर में नहीं तो 4 नंबर के अंदर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. ठीक है, तो देखिए जरा इसके बारे में क्या है. देखिए, इसकी जो हेडिंग है ना, इसकी हेडिंग से ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि इसके चुनाव कराने का जो तरीका है वो कैसा रहने वाला है. इसका चुनाव कराने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. वो क्या है कि जो भी चुनाव में सबसे आगे होगा, मतलब कि मान लो ए बी और सी कैंडिडेट है, ठीक है,
मतलब उम्मीदवार हैं, चुनाव के अंदर खड़े हुए हैं, तो जिसके पास भी सबसे ज्यादा वोट होंगी, फॉर एग्जांपल इस ए वाले के पास है 50 वोट, बी वाले के पास है 40 वोट और सी वाले के पास है 51 वोट्स, ठीक है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट्स किसके पास है, तो ये सी वाले के पास है, ठीक है जी। तो इस सी वाले को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया जाएगा, सिंपल सी चीज है। अब ये मत बोलेगा कि इसके पास जो 50 है इसका क्या कसूर, अगर एक वोट कम आ गया तो, नहीं जी नहीं, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो भले ही एक वोट से ही कोई बंदा आगे क्यों ना हो, वही विजयी घोषित कराया जाएगा चुनाव आयोग के माध्यम से, ठीक है। और हाँ, ये जो तरीका है कौन कौन से देश के अंदर अपनाया जाता है, उदाहरण बताइए अगर ऐसा आपसे पूछता है तो। भारत के अंदर जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं ना, वहां पर भारत के अंदर इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। तो इस प्रणाली में क्या है, भारत और ब्रिटेन में जो है इस प्रणाली को अपनाया गया है, ओके। अब आपसे एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है 2 नंबर के अंदर, वो यही है जो काफी बार पूछा भी गया है इनफैक्ट, कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, या फिर जो सबसे आगे वही जीते, या फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को भारत ने क्यों अपनाया है। इसके पीछे क्या कारण है भारत के अपनाने के। हम अपनाने को तो समानुपातिक भी अपना सकते थे, बट हमने इसी को क्यों अपनाया है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है, वो क्या रीजन है वो जरा चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि यह जो प्रणाली है, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, सिंपल चीज थी, है ना। और एक रीजन ये भी है कि इस चीज का, इस वाली प्रणाली का हमें एक्सपीरियंस था पहले से ही। 1947 में हम आजाद हुए थे ना, तो उससे पहले ही जो है हमारे भारत के लोगों को इस वाली प्रणाली का एक्सपीरियंस था। वो कैसे था एक्सपीरियंस, हम जब गुलाम थे तो किसके गुलाम थे, ब्रिटेन के। और ब्रिटेन में भी कौन सी प्रणाली चलती है, यही प्रणाली चलती है, जिसकी वजह से हमें ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो दो बातों की वजह से, एक तो ये इस प्रणाली का एकदम सरल होना, और दूसरा इसका ऑलरेडी हमें एक्सपीरियंस था कि कैसे चुनाव होता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसी को जो है कंटिन्यू किया जाए आगे। हालांकि हम इसको बदल भी सकते थे, बट उस टाइम को देखते हुए हमने नहीं बदला, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट रीजन जानते हैं कि क्या कारण था इस प्रणाली को अपनाने का। जब भी चुनाव होता है ना इस वाली प्रणाली के अकॉर्डिंग, तो इस समय क्या होता है कि चुनावों के समय पर मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प दिखाई देता है कि हमको वोट किसको देना है, ठीक है। स्पष्ट विकल्प होता है यहाँ पर, और इससे जो है दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनने के अवसर जो है ज्यादा मिलते हैं, और जो कि व्यक्तिगत रूप से जिसे हम जानते हैं, हम उसी को ज्यादातर जाकर के वोट देते हैं, भले वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, ये ज्यादा हमें मैटर नहीं कर पाता कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ 3 रीजंस बताए गए हैं, आप लोग जरूर लिखिएगा अगर आपके एग्जाम्स के अंदर आता है तो। 2 नंबर में तो इनफैक्ट बहुत बार आया भी हुआ है। और चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब जो प्रणाली है ये वाला बहुत ही सिंपल था, ज्यादा टाइम नहीं लगा हुआ इसमें। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो प्रणाली है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पूरा समझ गए तो समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने का आपका पूरा मकसद हो चुका है, क्योंकि यही जो टॉपिक है बहुत से बच्चों को नहीं समझ आता है। आप देख लीजिए जरा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को किन किन नामों से जाना जाता है पहले वो जान लीजिए। इनको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक मत प्रणाली, इन 2 अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। हालांकि अगर आपको इस प्रणाली का मतलब आपको समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इजराइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर, हालांकि बहुत से देश हैं, लेकिन इजराइल एक बेस्ट एग्जाम्पल है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाले चुनाव का। इजराइल में क्या होता है, जब भी चुनाव होते हैं ना तो इसी वाली प्रणाली के तहत ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि इजराइल में चुनाव के पश्चात पार्टियों को संसद में वोट के अनुपात में जो है सीटें दे दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ए, बी और सी है, इसको मिलते हैं 40 वोट, इसको मिलते हैं भाई साहब को 50 वोट, और इसको मिलते हैं 60 वोट मान लेते हैं, ठीक है। 60 वोट मिलते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कि जो सबसे आगे वही जीते वाले में क्या होता था कि ये बंदा विजयी होता था, हो जाता था, है ना। लेकिन इस वाली प्रणाली के अंदर क्या होता है कि ये नहीं देखा जाता कि किसके पास सबसे ज्यादा वोट है, ये नहीं देखा जाता। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जिसके पास जितने भी वोट हो उसी के अनुपात में जो है संसद में उसको सीटें मिलेंगी, सिंपल सी है। तो इसको 60 वोटों के अकॉर्डिंग जो है सीटें दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल उनको जो है 60 वोटों के अकॉर्डिंग 10 सीटें दी गई हैं, ठीक है। और इसके पास कितने वोट थे, इसके बाद थे 50, है ना। तो इसको 50 के हिसाब से जो है 8 दे दी जाएंगी सीटें संसद के अंदर। इसको 40 थी तो इसको 6 सीटें जो है दे दी जाएंगी संसद के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वोटों के अनुपात में ही जो है सीटें दी जाती है, सिंपल सा तरीका। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिले होते हैं।
ओके, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है। ओके, हालांकि इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को आगे जाकर के दो प्रकार के में और बांटा जाता है। वो दो प्रकार और कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लीजिए। एक तो ये वाला है आपका और एक दूसरा ये वाला है। इसका एक तीसरा प्रकार भी बताऊंगा, लेकिन बुक के अंदर आपके दो प्रकार को स्पेशल मेंशन किया गया, तो उन्हीं दो प्रकार के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा वाला क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के जो है दो अलग से प्रकार बताए जाते हैं। पहला क्या होता है कि कुछ देशों का हम उसको देख सकते हैं। पहला है इजराइल और नीदरलैंड पे देख सकते हैं, जहां पर पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। मतलब क्या है कि पूरे देश में ही, ठीक है, पूरे देश में जो है पूरे देश को एक चुनावी क्षेत्र माना जाता है, और इसी निर्वाचन क्षेत्र में, इसी चुनावी क्षेत्र के अंदर कैंडिडेट ए, बी और सी के बीच में जो है चुनाव होती है, और जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उसी वोटों के अनुपात में जो है उसको संसद के अंदर सीटें मिलने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में जो है सीटें दे दी जाती है। और हाँ, ये प्रत्येक लिखना आता है मुझे, ठीक है, ये सिस्टम की गलती है कि वो नहीं लिख पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश करा था प्रत्येक लिखने के लिए, ऐसे यह लगा करके यहाँ पर, बट लिख नहीं पा रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि ऐसे लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, समझदार तो हो ही आप लोग। ठीक है, मजाक कर रहा, तो कभी कभी जोड़ा मजाक करता हूँ तो थोड़ा हंस भी लिया करो। ठीक है, तो उसी कभी हंस भी लिया करो, सुना है ना वो डायलॉग। हाँ ठीक है, तो जिसका सेकंड जो रूप है समानुपातिक प्रतिनिधित्व का, वो क्या है जरा इसको जान लेते हैं। सेम तरीका है एकदम पहले वाले की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो चुनाव का जो क्षेत्र है उसको बहु स्तरीय लेवल पर जो है बांटा जाता है। देखते हैं पहले क्या देखें। दूसरा जो इसका तरीका है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, कौन कौन से देश के अंदर, वो है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में हमको देखने को मिलता है, जहां पर पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। देखिए सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो क्या है कि इस वाले में, पहले वाले में क्या होता है कि पूरे के पूरे देश को ही जो है एक निर्वाचन क्षेत्र या एक चुनावी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं माना जाता है, या फिर एक चुनावी क्षेत्र नहीं माना जाता है। दूसरे वाले में इस क्षेत्र में को भी ऐसे ऐसे बांट देते हैं। कैसे कैसे बांट देते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हर एक जो है अलग अलग चुनावी क्षेत्र हो जाता है। देखिए एकदम बढ़िया स्पाइडरमैन टाइप लग रहा है ना अब। हाँ, तो ये सारे के सारे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है माने जाते हैं, और इसी हर एक निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट जो है खड़े होते हैं, और उन जिन कैंडिडेट को जितनी वोट मिले होंगे उन्हीं के अनुपात में उनको जो है सीटें दे दी जाती हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका यहाँ पर सिंपल सा यही है। दोनों बस एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक ही चुनावी क्षेत्र होता है। इसके अंदर क्या होता है कि थोड़े से ज्यादा होते हैं, हर एक क्षेत्र में चुनावी क्षेत्र माना जाता है, मतलब भागों में बांट दिया जाता है। लेकिन हाँ, इन दोनों ही प्रणालियों के अंदर एक बात बहुत ही कॉमन है, बहुत ही एक क्या बोलते हैं, कॉमन सी है। वो क्या है दोनों ही रूपों में, कि मतदाता, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे जो वोटर्स होते हैं, उनका जो मतदाता है वो राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशी को। मतलब क्या है कि बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं देखा जाता है, पार्टी को देख करके जो हम लोग वोट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई। ओके, अब चलिए जरा आपका भारत वाले पे आते हैं। भारत वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। और भारत के अंदर होने की वजह से ही जो इसका ये वाला नाम जो है आया था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको क्यों इस नाम से जाना जाता है, उसका रीजन वहीं पर ही छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। छुपने को थोड़ा कोशिश कीजिए, निकालो। ठीक है, जब भी कोई आपको सवाल, जब भी कोई टॉपिक दिखता है ना, थोड़ा क्वेश्चन किया करो कि वो टॉपिक का मतलब क्या है, वो टॉपिक क्यों है, ऐसी चीजें। ठीक है, क्यों है, कैसे है, सब चीजें। ओके, तो चलिए आपका नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। आपकी जो है ये लास्ट होने वाला है, ये वीडियो अब यहीं पे खत्म होगी। देख लेते पहले इसका मतलब क्या है। देखिए, भारत में जो है हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही जो है अपनाया हुआ है। ठीक है, और मैंने प्रत्यक्ष चुनावों के लिए बता रखा कौन सी वाली प्रणाली है, याद करो। सबसे नंबर 1 वाली जो प्रणाली है ना, जो सबसे आगे वही जीते, वही वाली प्रणाली जो है प्रत्यक्ष चुनावों के लिए अपनाई गई। और अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए हमने कौन सी प्रणाली अपना रखी है, कौन सा तरीका अपना रखा चुनाव कराने का, वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब क्या है इसका कि जितने वोट होंगे उसी वोट के अनुपात में जो है आपको आगे चल करके सीटें जो है दे दी जाएंगी। क्लियर हो रहा है ये चीज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको सारी चीजें। ठीक है, तो हाँ देखिए, हमने जो है भारत के अंदर अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए जो है इस चीजों को अपना रखे। आप देखिए भारत के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किन किन के होते हैं, वो जरा एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिए।
राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मतलब कि जनता जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करती है। जनता ने जिन जिन लोगों को चुन रखा है वो सभी लोग जो हैं आगे जा करके राष्ट्रपति के लिए चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जनता का प्रतिनिधि बन करके वो लोग हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भी जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा के लोगों का भी अप्रत्यक्ष ही होता है और विधान परिषद वालों का भी जो है अप्रत्यक्ष होता है। याद रखना ये विधान परिषद है, विधानसभा नहीं है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा के चुनावों में इसका जो हमको तीसरा तरीका अपनाया गया है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का जो तीसरा रूप है ना जो हम देख रहे हैं, इसको हम राज्यसभा के चुनाव में देखते हैं अक्सर। और राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, इस तीसरे वाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व के चुनावी तरीकों को अपना करके इसका जो है ना नंबर में एग्जाम्पल के साथ पेज नंबर 60 के अंदर एनसीईआरटी जो बुक है ना आपकी उसके अंदर दे रखा है। और इसी वजह से इसको क्यों जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है, वहां पर डेफिनेशन दे रखी है। हालांकि राज्यसभा के अंदर जो है जब इस प्रकार के चुनाव होते हैं ना राज्यसभा के अंदर, इसलिए जो है इस वाले तरीके को मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एक नया नाम दिया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ पर क्या होता है कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब वरीयता के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है चुनाव होता है। यहाँ पर वरीयता का मतलब क्या होता है बताता हूँ यार, सुनिए। देखिए यहाँ पर होता है कि मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, ए, बी और सी, और मान लो जनता की जो भीड़ है कुछ इस प्रकार की है, तो इनमें से अपनी पसंद, जैसे कि हर एक व्यक्ति को जो है ना, हर एक व्यक्ति को जो है 3 पर्ची दी जाएंगी, एक तरफ से मान लो 3 पर्ची दी जाएंगी। और 3 पर्ची कैसे होंगी, किसकी जो पहली पसंद कौन है राष्ट्रपति के लिए, दूसरी पसंद कौन है राष्ट्रपति के लिए, तीसरी पसंद कौन है राष्ट्रपति के लिए। तो ये जो है मान लो पहली पसंद इसको डालता है, पहली पसंद, ठीक है, और दूसरी पसंद इसको करता है, और तीसरी पसंद जो है इसको करता है। पसंद इन द सेंस लड़की वाले नहीं है जो पसंद कर रहे हैं, लड़के वाले पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति है जिसने अभी वोट डाला है, इसका वोट डालने का मतलब यह है कि ये चाहता है कि जो ये दूसरे नंबर वाला बंदा है ना, ये पहले राष्ट्रपति बने। अगर ये बंदा राष्ट्रपति नहीं बन पाता किसी रीजन वश, तो ये वाला बंदा बने राष्ट्रपति, और ये भी नहीं बन पाता है तो ये वाला तो बनना ही चाहिए, ये पहले वाले का। अब मान लो दूसरा व्यक्ति और आता है, ठीक है, वो चाहता है कि जो मेरी पहली पसंद हो राष्ट्रपति बनने के लिए वो ये हो पहले नंबर का, और दूसरी पसंद जो है मेरी ये होनी चाहिए, और तीसरी ये होनी चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार से होता है इन सभी चीजों को, मतलब जितने लोग होंगे ना वो सारे के सारे नंबर वाइज आएंगे और सबके सब अपनी पसंद यहाँ पर देंगे, और लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा पहले नंबर की पसंद होगी उसके अकॉर्डिंग जाकर के उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। हालांकि इसके आगे का भी कुछ प्रोसीजर है जो कि मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, इसको समझने के लिए एक बार पेज नंबर 60 जरूर पढ़ना, ठीक है, काफी अच्छा दे रखा है, इंटरेस्टिंग है काफी, ओके। तो हाँ, एक चीज और क्वेश्चन था आपसे, इजराइल जो अभी हम बार में बात कर रहे थे, तो जरा मुझे ये बताइएगा, जैसे भारत के अंदर उच्च सदन और नीचे सदन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दिया जाता है ना नाम, ऐसे ही इजराइल की संसद को क्या नाम दिया जाता है, ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और आपके टेलीग्राम के अंदर मैं आपको ये सवाल जो है पूछूंगा, ओके। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ प्लीज यार थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा अच्छा फील कराओ यार, तभी तो थोड़ा हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी मैं जो है आगे सोच पाऊंगा, ओके। और हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मुझे डायरेक्ट 7वां नंबर का चैप्टर प्लीज करवा दीजिए। देखिए बच्चे, माफी चाहूंगा, आई एम सो सॉरी, बट ये जो है सीरीज में लाइन वाइज लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट 7वां चैप्टर कराऊँ तो समझ रहे बहुत सी चीजें मिस हो जाएंगी। मैं मान लो 7वां चैप्टर करा रहा हूँ, उससे पहले की बेसिक चीजें आपको पता ही नहीं होंगी, तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है, ओके। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, और थैंक यू।